चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के बाद आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो है कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ही वंडरफुल टाइप की मटेरियल हैं, क्योंकि उसकी जो रचना है उसके अंदर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के साथ संबंधित नहीं होते हैं, वही कंडक्टर होता है। जैसे कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर में Z बराबर 29 है, प्रोटॉन्स की संख्या 29 है। न्यूट्रल कॉपर के एटम में 29 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स 29 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, तो उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ ऐसा होगा 1s2, 2s2, फिर 2 में p6, 3s2 और उसमें p6 और फिर d10 और 4s1। ये आप देखें 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 10 28 और 1 29। ये 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं कॉपर के एटम के अंदर में। लेकिन कॉपर का जो सॉलिड बनता है, जिस कॉपर के तार से हमारे घरों में बिजलियाँ चलती हैं, जिस कॉपर के तार से हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बैटरी और रेसिस्टर और ये सब लगा करके, जिस कॉपर के तार से कॉइल्स बनते हैं, ट्रांसफार्मर्स बनते हैं, मोटर्स बनते हैं, वो जो सॉलिड कॉपर है उसके अंदर में ये 28 इलेक्ट्रॉन तो अपने एटम के साथ में जुड़े रहते हैं। 29 प्रोटॉन होते हैं और 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक प्लस ई का चार्ज उस पर होता है, तो आयन हो गया वो। और ये जो इलेक्ट्रॉन है 29वां इलेक्ट्रॉन, हर एटम का एक इलेक्ट्रॉन बिना किसी अपने पेरेंट एटम के उस सॉलिड के अंदर में घूमता रहता है। इसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वो फ्री है और वो पूरे उस मेटल का जितना वॉल्यूम है, जितना मटेरियल है, उसमें कहीं भी आ जा सकता है, क्योंकि वो किसी खास एटम के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये कंडक्टर की बड़ी खूबी होती है। और आप जानते हैं कि एक एक एटम से अगर एक एक इलेक्ट्रॉन निकले और आपके पास कोई कॉपर का पीस हो तो उसमें कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर उसको नंबर करेंगे तो लगभग समझो 10 पावर 22 से 10 पावर 23 इसके बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम के अंदर में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉपर के इसके अंदर में आपको मिलते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये कंडक्टर की पहचान है। कंडक्टर यानी जिसमें कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी जाने आने के लिए फ्री हो। तो हम लोग अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं और इसलिए ये कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, और बैटरी लगाएंगे तो ये होगा और वोल्टेज लगाएंगे तो वो होगा। वो चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं, जिसमें चार्जेस जहाँ हैं वहाँ हैं। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो समय के साथ नहीं बदल रहा है, इधर से उधर नहीं कर रहा है। जो चार्ज जहाँ है वहाँ है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। हम अभी उसी के रिजिम के अंदर में हैं। उसमें भी कंडक्टर बहुत रोचक बातें हमें सामने लाता है। तो ऐसे सबसे पहला हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कंडक्टर, यानी उसका जो मटेरियल है उस मटेरियल के अंदर इज ज़ीरो। तो एक ये बात है कि मेटल के अंदर में जहाँ वो मेटल है, जो उसका सॉलिड है, जहाँ मेटल है, जहाँ कंडक्टर है, वहाँ पे किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान पूछे तो उसको ज़ीरो होना है, चाहे कहीं भी कोई भी चार्जेस हों। तो अगर एक मेटल है अपने पास में और उस मेटल के ऊपर हमने इसको क्यू चार्ज दे दिया, या इसके पास में कोई हम चार्ज ले आए, कुछ चार्जेस ले आए, रख दिया इसको, इन चार्जेस के फील्ड में ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर अपना चार्ज है, कुछ भी है, कैसा भी
है, कोई भी सिचुएशन है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, अगर चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं अब, तो वैसी हालत में इसके अंदर जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह पे जीरो, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ये क्यों? बहुत आसान है समझना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा तो वो मूव करेंगे, और वो मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं रहेगा। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, अगर चार्जेस जहाँ हैं वहाँ हैं, तो वैसी हालत में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में हर जगह पे ज़ीरो होना पड़ेगा। और इसी में से अगर हर जगह ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, तो दूसरी चीज़ ये निकल करके आती है, चार्ज डेंसिटी inside a conductor is zero। अंदर में चार्ज डेंसिटी भी नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, पॉइंट बाई पॉइंट। जिस पॉइंट पर डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, उस पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी को ज़ीरो होना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हर जगह ज़ीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़ीरो होने से उसका डाइवर्जेंस ज़ीरो होना ये नहीं निकल करके आता है। लेकिन अगर किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो वहाँ डाइवर्जेंस E ज़ीरो होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर हर जगह पे एक रीजियन के अंदर में, एक क्षेत्र के अंदर में, एक वॉल्यूम के अंदर में हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़ीरो है, तो फिर कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएट करते हो तो ज़ीरो ही होता है। तो इसलिए ये जो रो है वो ज़ीरो है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अगर ज़ीरो है तो ये रो भी ज़ीरो है। याद रखिएगा, एक पॉइंट पे ज़ीरो नहीं, एक पॉइंट पे नहीं होकर के एक वॉल्यूम के अंदर में, एक क्षेत्र के अंदर में ज़ीरो होना चाहिए, ताकि हम वेरी करें, पॉइंट इधर से उधर ले जाएं तो ज़ीरो का ज़ीरो बना रहे, तभी डाइवर्जेंस उसका ज़ीरो है, रो ज़ीरो है। तो मेटल के अंदर में इसको ज़ीरो होना चाहिए। सरफेस पे ये बात नहीं कर सकते हम। सरफेस का अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ पर हम ये बात नहीं कर सकते। वहाँ पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में ज़ीरो है, लेकिन बाहर में हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ये चार्जेस हैं, इन चार्जेस वगैरह के कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, अंदर में नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर गया। अगर चेंज कर गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, समय के साथ नहीं, स्पेस के साथ, अगर चेंज कर गया है तो फिर शायद डाइवर्जेंस ज़ीरो ना हो। तो इसलिए सरफेस पे चार्जेस रह सकते हैं, अंदर वॉल्यूम के अंदर नहीं रह सकते। चार्ज डेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टर इज ज़ीरो। तो ये ध्यान रखिएगा, इट कैन बी, चार्जेस कैन रिजाइड ऑन द सरफेस। ये बातें आपने पढ़ी होंगी इसके पहले स्कूल में, कि अंदर में चार्ज डेंसिटी नहीं होती है, अंदर अगर किसी तरह चार्ज आप लगा भी दो तो वो सरफेस पे आ जाता है वगैरह, पढ़ा होगा आपने। लेकिन उसका जस्टिफिकेशन जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। अगर से मान लीजिए कि आपके मेटल के अंदर में या कंडक्टर के अंदर में और कुछ खाली जगह है, कैविटी जिसको कहते हैं, यानी यहाँ पर ये सब मेटल है, ये सब कंडक्टर है, ये सब सॉलिड है, और ये एम्प्टी स्पेस है, तो इसको कैविटी कहते हैं। और समहाउ मान लीजिए कि आप कैविटी तक पहुँच सकते हैं, कुछ इस तरह की आपकी व्यवस्था है, यहाँ से ऐसे खुल सकता है और बाद में जुड़ सकता है वगैरह वगैरह, कि आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और इसके अंदर में आप चार्जेस भी रख सकते हैं। तो ऐसा अगर कंडक्टर के अंदर में कैविटी है तो उसका भी फिर बहुत सुंदर सुंदर फिजिक्स बनता है कि कैविटी, ये जो बातें हमने कही हैं, इवन इफ द कंडक्टर हैज़ ए कैविटी, ऑफ कोर्स उस पर मैंने चार्ज नहीं रखा है,
तो ऐसा अगर है, कोई चार्ज नहीं रखा है, बाहर चार्जेस पड़े होंगे, इन सब जगहों पे चार्जेस पड़े होंगे, इसके ऊपर भी चार्ज पड़ा होगा। तो ऐसी अगर सिचुएशन है तो भी यह तो फील्ड ज़ीरो है और सभी जगह रो ज़ीरो है, लेकिन ये जो सरफेस है, ये अंदर वाला सरफेस, इस पर भी चार्ज नहीं होना है, इसकी यहां पर भी कोई चार्ज नहीं होना है अगर यहां पर नहीं है तो। The conductor has a cavity, the charge resides only on the outer surface. बाहर में आप कुछ भी चार्ज लाइए, कुछ भी करिए, ये चार्जेस बदलेंगे। ये जो चार्जेस यहाँ अगर हैं, अगर हमने बाहर में चार्ज को बदल दिया और कुछ दूसरा चार्ज, बड़ा चार्ज रख दिया, इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, कुछ अदल बदल किया, तो ये चार्जेस बदलेंगे, लेकिन यहाँ कोई चार्ज नहीं आएगा। जो चार्ज होना है वो आउटर सरफेस पर ही होना है। और इन चार्जेस के कारण से अगर आपके बाहर में मेटल के कंडक्टर के बाहर कुछ चार्जेस हैं, उसके सरफेस पे कुछ चार्जेस हैं, तो यहाँ मान लीजिए सरफेस पे चार्ज है सिग्मा। पहले इस ऐसा ही करें, पहले इस परिस्थिति को ही देखें, बाहर में हम कोई चार्ज नहीं रखते और हम इसके ऊपर एक चार्ज क्यू दे देते, इस मेटल पे एक चार्ज क्यू दे देते, और वो चार्ज क्यू इसके सरफेस पर फैलता है और सरफेस के हर एरिया पे आप एक सरफेस चार्ज डेंसिटी बताते हैं कि पर यूनिट एरिया इतना चार्ज है। अलग अलग जगह पे अलग अलग चार्जेस होगा, शेप पे निर्भर करेगा। अगर ये पूरा स्फीयर होता और कैपिटल क्यू देते तो बराबर बराबर सब पूरे में फैलता, लेकिन अगर शेप अलग है तो अलग ढंग से फैलेगा। कैसे फैलेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर स्फेरिकल नहीं है तो किसी खास सिमेट्री के लिए शायद हम निकाल सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन इन जनरल अगर मेरे पास में कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और हमने इसको क्यू चार्ज दे दिया तो वो कैसे फैलेगा, वो एक बड़ा मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे भी फैले, एक बहुत मज़ेदार रिजल्ट है, और कैविटी भी है, याद रखिएगा, कैविटी भी है। चार इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिग्मा, अब इस फिगर के रेस्पेक्ट में इसको पढ़िएगा, ये सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो inside the conductor and also inside the cavity. कैविटी में भी इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगा, और यहां तो जीरो होना ही होना है। और अगर बाहर भी चार्जेस हों, ये रिजल्ट तब भी सही है अगर बाहर भी चार्जेस हों, मान लो प्लस क्यू यहाँ रखा है और इसके ऊपर चार्ज नहीं है, इसी प्लस क्यू के कारण से चार्जेस फैले हैं, या इसको भी चार्ज दिया हुआ है, या और भी दूसरे तीसरे चौथे चार्जेस रखे हुए हैं, तो उन सभी चार्जेस प्लस सरफेस का चार्ज, ये सब मिल करके ये मेटल के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो बनाना है, क्योंकि मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। और केवल यही जीरो नहीं बनाना है, कैविटी के अंदर भी जीरो बनाना है। कैविटी में ये लॉजिक नहीं चलेगा, ये जो हम लोगों ने लॉजिक दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कंडक्टर इज जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि वहाँ बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सिचुएशन नहीं रहेगी। वो बात हम कैविटी के लिए नहीं कर सकते हैं, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। उसका भी गणित है जो हम कर सकते हैं, और आसान भी है, अभी करते भी हैं हम। लेकिन ये देख लें कि ये जो बात हम कह रहे हैं कि कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, चाहे आप ऊपर में सरफेस चार्ज दें न दें, बाहर में चार्ज रखें न रखें, वो
तो इसके इन सब के कारण से पूरे कंडक्टर में चार्ज जीरो है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और इस कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। कैसे बता सकते हैं? तो एक आसान रास्ता है जिसमें कि हम E डॉट डी एल की बात करें कि अगर मान लो कैविटी है यहाँ कोई, और इधर में ये सब मेटल है, और कैविटी में कोई चार्ज नहीं है, कैविटी में कोई भी चार्ज नहीं है, तो अगर हमने एक पॉइंट यहाँ लिया और एक पॉइंट यहाँ लिया, और फिर हमने इसको मान लो इस पाथ से एक पाथ बनाया, ए से बी आने का ये एक पाथ बनाया, और इस पाथ पे इंटीग्रल E डॉट डी एल को देखा, तो वो E डॉट डी एल यहाँ पे चूंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, हम मेटल के इंटीरियर के अंदर अंदर ही चल रहे हैं, इसलिए पूरा इंटीग्रेशन ये जीरो होगा। और अब अगर हम एक दूसरा पाथ बनाएं, इस प्रकार का पाथ बनाएं, ऐसा पाथ बनाएं, तो चूंकि ये पाथ से इंडिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन ए टू बी, तो इस पाथ पर भी उसको जीरो होना होगा। और इस पाथ पर जीरो होने का मतलब है कि कहीं तो E डॉट डी एल को पॉजिटिव और कहीं तो नेगेटिव होना पड़ेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी दिशा चेंज करे। डीएल की दिशा तो यहाँ से फिक्स है, डीएल की दिशा तो यहाँ से फिक्स है, तो अगर इस पॉइंट के इधर में E डॉट डी एल पॉजिटिव होना है तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर होना चाहिए, या एटलीस्ट उसका कंपोनेंट इधर होना चाहिए। और यहाँ अगर E डॉट डी एल को नेगेटिव होना है तो E डॉट डी एल की दिशा ऐसा होना चाहिए। और E की दिशा बिना किसी चार्ज के अचानक से पलट नहीं सकती है, नहीं तो डाइवर्जेंस जीरो नहीं होगा। अगर कहीं चार्ज है तब तो ऐसा हो सकता है, यहाँ डाइवर्जेंस जीरो नहीं है, तो यहाँ हो सकता है कि इधर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इधर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ये हो सकता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे पट से बदल जाए, एक साइड अपना चेंज कर दे, इधर से इधर कर दे, सभी तरफ ऐसा ऐसा, तो फिर ठीक है ये। लेकिन अगर चार्ज नहीं है और तब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा चेंज कर दे तो फिर मामला गड़बड़ है, क्योंकि तब डाइवर्जेंस को हम जीरो नहीं करा पाएंगे। तो चार्ज अगर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन ऐसे सडनली चेंज नहीं कर सकता किसी पॉइंट पे, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सडनली अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता तो फिर E डॉट डी एल कहीं पे पॉजिटिव कहीं पे नेगेटिव ये नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप सोचिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वैसे वैसे हम एक कर्व बना दें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सारा ऐसे ही होगा, इसी लाइन के अलोंग होगा, बीच में ब्रेक नहीं होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब तक कोई चार्ज नहीं हो बीच में। तो E डॉट डी एल को जीरो होने का रास्ता फिर यही बचता है कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो चाहिए। तो ऐसे करके आप इस का लॉजिक समझ सकते हैं कि अंदर में भी, कैविटी के अंदर में भी ये ज़ीरो है। तो इसलिए जो ये चार्जेस हैं, जो मेटल के आउटर सरफेस पे चार्जेस हैं और उसके बाहर जो भी चार्जेस हैं, वो सब मिलकर के इस मेटल के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ीरो बनाएंगे, इंक्लूडिंग द कैविटी। ये भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट है। और अगर आपने कैविटी के अंदर में भी चार्ज रख दिया, अगर कुछ ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि हम इस कैविटी के अंदर में और चार्ज रख सकते हैं, कहीं पे चार्ज रख सकते हैं, अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो साथ में यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस भी आएंगे, और वो नेगेटिव चार्जेस का कुल परिमाण जो है वो -Q होगा। अगर Q चार्ज प्लस Q चार्ज या जो भी चार्ज यहाँ रखेंगे उसके अपोजिट साइन का चार्ज यहाँ पे आना है, बटना है। ये कैसे कह सकते हैं? तो हम एक गॉसियन सरफेस बना सकते हैं, यहाँ से ऐसा एक गॉसियन सरफेस बना सकते हैं। इस कैविटी को अंदर लेते हुए गॉसियन सरफेस किसी भी शेप का ले लीजिए, तो इसका हर पॉइंट जो है मेटल के कंडक्टर के इंटीरियर से चल रहा है, और इसलिए इन सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और इसलिए जो फ्लक्स है E डॉट डी ए वो भी जीरो है इस क्लोज सरफेस पे।
और इसलिए इसके अंदर का टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। Q in इज 0। तो अगर यहाँ पे कुछ रखा है मैंने, Q रखा है, तो फिर माइनस Q आना चाहिए, और अंदर तो हो नहीं सकता, यहाँ कहीं तो हो नहीं सकता, तो इसको यहीं पे आना पड़ेगा, इसी जगह पे वो चार्जेस अपीयर करेंगे। तो प्लस Q जहाँ भी रखेंगे, माइनस Q उसके किसी भी शेप की कैविटी हो, किसी भी साइज़ की कैविटी हो, ये Q उस कैविटी के अंदर कहीं भी रखा जाए, टोटल माइनस Q चार्ज ही यहाँ पर आना है। और जो रिजल्ट में लिखना चाह रहा हूँ वो ये प्लस Q, एनी चार्ज इन द कैविटी एंड ऑन द surface of the cavity, ये चार्ज और ये सरफेस जो है कैविटी का, उसका ये टोटल चार्ज मिल करके इस कैविटी के बाहर इन सब जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनाएंगे, मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनाएंगे। will produce 0 electric field in the conductor, और सबसे मजे की बात है and also outside the conductor। कुछ चीज़ें मैं लिख रहा हूं जिसका जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, लेकिन चीज़ बड़ी मज़ेदार है, इसको ध्यान से सुनिएगा फिर से 5वें नंबर के इस पॉइंट को। क्या कह रहे हैं हम कि हमने एक कैविटी ले लिया, उस कैविटी के अंदर में एक चार्ज रख दिया, उस चार्ज का अपोजिट चार्ज यहाँ आ गया, और अगर मेटल न्यूट्रल है और कुछ नहीं है तो अगर माइनस Q चार्ज यहाँ आया है तो कहीं पे प्लस Q चार्ज भी होना चाहिए, टोटल चार्ज मेटल पे अगर 0 है तो, और वो प्लस Q चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि अंदर तो हो नहीं सकता। ये एक सिचुएशन है। अगर न्यूट्रल नहीं हो, हमने उस कंडक्टर को भी चार्ज पकड़ाया हुआ है, तो फिर ये और भी ज़्यादा चार्ज यहाँ पे हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। इसके अलावा इसके बाहर भी हम चार्जेस रख सकते हैं, यहाँ भी हम कोई Q1 Q2 रख सकते हैं। इन सारी परिस्थितियों के लिए ये बात सही है। क्या? एनी चार्ज इन द कैविटी एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कैविटी, ये प्लस ये इतना मिल करके विल प्रोड्यूस 0 इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर। इन सब जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण से 0 होगा। ये जो है ये अलग हैं, ये पढ़े हैं तो पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो नहीं पढ़े हैं, कोई मतलब नहीं है। इसके इतने के कारण से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। नेट तो 0 होना ही है, कंडक्टर के इंटीरियर में नेट फील्ड 0 होना ही है, लेकिन वो फील्ड यहाँ से भी आ रहा है, 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 यहाँ से भी आ रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि इन चार्जेस के कारण से ये जो कैविटी के अंदर है और जो सरफेस पे, इनके कारण से अलग से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और इसलिए जो बचे हुए चार्जेस हैं, यानी जो सरफेस पे चार्ज है, इस आउटर सरफेस पे चार्ज है, प्लस उसके भी बाहर चार्जेस हैं, उन सब के कारण से फिर से यहाँ पे 0 होना है और नेट भी 0 होना है। और केवल कंडक्टर के इंटीरियर में ही नहीं, अगर हम यहाँ भी कोई पॉइंट लेते हैं और सिर्फ पूछते हैं इस Q के कारण और इस माइनस Q के कारण यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कंडक्टर नहीं है, वो भी 0 होना है। एंड ऑल्सो आउटसाइड द कंडक्टर, इसके बाहर के पॉइंट पर भी 0 होना है। नेट फील्ड यहाँ 0 नहीं होना है, वो ज़रूरी नहीं है। ये जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस यहाँ पे कंडक्टर के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, अंदर नहीं कर सकते। अंदर इनका 0 होना है और उसका अलग से 0 होना है, लेकिन बाहर में इनका हो सकता है, लेकिन इनका नहीं हो सकता। इतने का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे भी 0 होना है। ये सब कैविटी के अंदर के बड़े प्यारे प्यारे
खेल हैं। तो मेटल कंडक्टर्स, इनके अंदर इस तरह की चीज़ें आया करती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में। तो इन कंडक्टर्स और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा हमारी जारी रहेगी। इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको कि हम लोग जस्टिफाई करेंगे, कुछ को हमें स्वीकार करना होगा तत्काल कम से कम, और फिर आप देखेंगे कि हम लोग बहुत नई नई किस्म के रिजल्ट्स इसमें से निकाल करके लाएंगे।